हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उद्देशिका। हालांकि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना और उद्देशिका है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, इसको हम लास्ट में जो 2 क्वेश्चन करंट में आए हुए हैं एग्जाम में उसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान के मूल आदर्शों और सिद्धांतों के बारे में बताती है। साथ ही ये भारतीय संविधान की आत्मा है। तो समझते हैं भारतीय संविधान में प्रस्तावना उद्देश्य किस आधार पर जोड़ा गया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना या उद्देशिका को रखा था और संविधान सभा ने इस प्रस्तावना या उद्देशिका को 22 जनवरी 1947 को अपना लिया था, यानी कि अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। अब चलिए बात करते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उद्देशिका है इसका विचार कहाँ से लिया गया है। तो इसका जो विचार है वो यूएसए के संविधान से है, जबकि इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो जो विचार है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वो यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। हालांकि इन दोनों में काफ़ी कंफ्यूजन होता है, जिसको मैंने क्लियर कर दिया। एग्जाम में यहाँ से सवाल बन जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं कि जो प्रस्तावना है उसको किस किस रूपों में हम देख सकते हैं, यानी कि इसका स्रोत क्या होगा, इसका स्वरूप क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, यह जो प्रस्तावना है इसका स्वरूप क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसका जो है हम कह सकते हैं कि स्रोत क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। इसकी शुरुआत होती है हम भारत के नागरिक से। हम भारत के नागरिक, इन शब्दों से इसकी शुरुआत होती है और इसकी जो समाप्ति होती है वो होती है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित से होती है। इन 3 शब्दों से इस प्रस्तावना की समाप्ति होती है। हम भारत के नागरिक का क्या मतलब है कि जो संविधान होगा वो भारत के नागरिकों से मिलकर बनेगा और संविधान ही सर्वोच्च होगा। देश का शासन और प्रशासन संपूर्ण किससे चलेगा, भारतीय संविधान से ही चलेगा। अब बात कर लेते हैं अंगीकृत क्या मतलब होता है। अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना और अधिनियमित का मतलब होता है लागू करना। आत्मार्पित का मतलब होता है उसको सौंप देना। तो इस आधार पर हमने इन तीनों शब्दों की भी चर्चा कर ली है। अब आगे हम बात करते हैं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें सत्ता का स्रोत क्या है। सत्ता का स्रोत, दूसरी बात करें तो सत्ता का स्वरूप क्या है और तीसरी बात करें तो सत्ता का उद्देश्य क्या है। तो सत्ता का स्रोत क्या है, सत्ता का स्रोत है जनता। अब बात करते हैं सत्ता के स्वरूप की। तो इसमें हमें 4-5 वर्ड याद रखने पड़ेंगे जो कि हमारे की वर्ड है। सबसे पहले है संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। अब बात करते हैं उद्देश्य की। उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य न्याय।
और किस प्रकार के न्याय हो सकता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आगे हो सकता है एकता, अखंडता, संप्रभुता, बंधुत्व और गरिमापूर्ण जीवन। तो ये 5-6 चीजों में हम उद्देश्य के रूप में इसको याद रख सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है। जो भारत देश है वो एक आज़ाद देश है, इसलिए भारत देश को अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? प्रभुत्व संपन्न। जब कोई देश अपने बाह्य और आंतरिक निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक ले सकता हो तो वह देश क्या कहलाएगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरी बात कर लेते हैं समाजवाद की। तो समाजवाद का जो विचार है वो सभी के साथ समानता के लिए होता है, यानी कि सभी संसाधनों पर सभी व्यक्तियों का समान रूप से अधिकार होगा, तो समाजवाद है। लेकिन भारत का जो समाजवाद है वो मुख्य रूप से नेहरूवादी विचारधारा और गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। और ये बात कर लेते हैं पंथनिरपेक्ष की। पंथनिरपेक्ष का क्या मतलब होता है? पंथनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत एक ऐसा देश होगा जहाँ पर सभी धर्मों के लिए एक समान रूप से सभी धर्मों को देखा जाएगा, अर्थात किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी धर्म को मानने की सभी व्यक्तियों की अपनी आज़ादी होगी। तो ये पंथनिरपेक्ष हुआ। आगे बात करते हैं लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि जनता के द्वारा सरकार का चुना जाना। लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता के द्वारा और जनता द्वारा किया गया शासन होता है, इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर जनता होती है। अब बात करते हैं गणराज्य की या गणतंत्र की। तो गणराज्य या गणतंत्र का क्या आशय हुआ? गणराज्य या गणतंत्र का आशय हुआ, देखिए, दो तरह की कार्यपालिका होती है। अगर हम बात करें कार्यपालिका की तो दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका और एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। तो नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति। जबकि वास्तविक कार्यपालिका में कौन आएगा? प्रधानमंत्री। हालांकि सारे काम होते राष्ट्रपति के नाम से, लेकिन करते कौन है? प्रधानमंत्री सभी कामों को करते हैं। इंग्लैंड जैसे देशों में जो राष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव नहीं होता, बल्कि वो वंशानुगत होते हैं। लेकिन भारत में वंशानुगत नहीं होकर जो राष्ट्रपति होंगे, यानी नाम मात्र की जो कार्यपालिका होगी, उनका चुनाव होता है। लेकिन ये चुनाव सीधा जनता द्वारा नहीं होता, बल्कि अप्रत्यक्ष माध्यम से और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से किया जाता है, जिसके कारण भारत को हम कहते हैं कि ये गणराज्य है। जबकि इंग्लैंड जैसा देश गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है वो वंशानुगत होती है, वो इलेक्टेड होकर नहीं आती है। तो इनके बारे में हमने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं उद्देशिका में जो दिए गए कीवर्ड्स है। जैसे न्याय, सामाजिक न्याय, तो समाज से संबंधित होगी। आर्थिक, इकोनॉमिकली, राजनीतिक मतलब राजनीतिक क्षेत्र में सभी को आने का अधिकार होगा। एकता यानी सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। अखंडता, अखंडता मतलब क्या होगा कि देश जो राज्य है वो देश के साथ जुड़े रहेंगे, राज्य को अधिकार नहीं होगा कि वो अलग हो जाए। संप्रभुता हमने जैसे डिस्कस कर लिया कि भारत को अधिकार है कि वह अपने बाह्य और आंतरिक मामलों में निर्णय ले सकता है। बंधुता मतलब एक दूसरे से भाईचारे बनाए रखना। और गरिमापूर्ण जीवन जीने का मतलब होता है कि मानवाधिकार सही तरीके से लागू होना। तो इन कीवर्ड्स के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब आइए बात करते हैं। देखिए, दो केस इसमें आए थे, हम केस की बात करते हैं। तो पहला केस जो आया था बेरोवाड़ी केस, बेरोवाड़ी केस जो कि 1960 में आया था। और एक आया था केशवानंद भारती केस, भारती केस बनाम
केरल राज्य, ये आया था 1973 में। तो केशवानंद भारती केस और बेरोवाड़ी केस में क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। बेरोवाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता और ये भारतीय संविधान से रिलेटेड नहीं है। अर्थात जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान से लिंक नहीं है, वो संविधान का हिस्सा नहीं है और ना ही उसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन जब केशवानंद भारती केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले को ही पलट दिया और कहा कि नहीं, जो संविधान में उल्लेखित प्रस्तावना या उद्देशिका है वो भारतीय संविधान का अंग है और उसमें उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। और अब तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है और वो कौन सा संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1976 में आया था। तो 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसके माध्यम से प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार ही संशोधन किया गया है और इसमें 3 शब्द जोड़े गए। वो 3 शब्द कौन कौन से, उसके बारे में जान लेते। एक शब्द है समाजवादी, दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष और तीसरा शब्द है अखंडता। इन तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। तो हमने प्रस्तावना के बारे में जान लिया है। मैं समझता हूँ कि अगर हमने इतना पढ़ लिया तो प्रस्तावना से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हमारी रडार से बाहर नहीं होगी। जैसे हाल ही में मैंने 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं जो यूपी पीसीएस 2025 में पूछा गया है और एक सवाल है जो आरओ एआरओ 2023 में पूछा गया था। तो पहले यूपी पीसीएस के प्रश्न को देख लेते हैं क्या कहा गया है। देखिए, कहा गया कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो अभी हमने लिखा ही है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कितने शब्द जोड़े गए हैं, 3। कौन कौन से, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें देखो समाजवाद दे रखा है तो ये तो सही है, पंथ निरपेक्ष भी दे रखा है ये भी सही है, लेकिन संप्रभुता और गणतंत्र पहले से ही थे। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, 1 और 2। इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखते हैं जो आरओ 2023 में आया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा सही क्रम है। तो हमें सही क्रम बताना है। तो जैसे हमने बात की थी स्वरूप की, तो स्वरूप में हमने 5 स्वरूप पढ़े थे। इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, इनके बारे में हमने चर्चा की। अब इनको हमें यहाँ अप्लाई कर देना है। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की। कहाँ लिखा हुआ है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फिर बात करते हैं समाजवादी, ठीक है, समाजवाद लिखा हुआ है। फिर बात करते हैं पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है। फिर बात करते हैं लोकतांत्रिक, तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमें इनका क्रम भी याद होना चाहिए। ये क्रम लगाने को आ जाता है, जैसे आरओ के एग्जाम में ये पूछा गया था। तो प्रस्तावना इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए। आने वाले एग्जामों में हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आए। तब तक के लिए धन्यवाद और हम अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।